देखिए भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल जो हमारी निकल कर आई थी, μ0/2I/R लिखने रहा मैं बता चुका हूँ। इसके हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करे थे, चलो बताए देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो सेंटर पे आई थी वो μ0/2I/R आई थी लास्ट क्लास में। फिर हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकाला था। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है हमारा I इंटू एरिया करंट इंटू एरिया ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। और भाई ये तो था हमारा भाई μ0/2I/R पूरी एक करंट कैरिंग कॉइल की वजह से। लेकिन अगर हमारी कॉइल जो है वो पूरी सर्कुलर ना हो, कुछ आर्क की फॉर्म में हो, तो उस केसेस में हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला वो ये आता था भाई। अगर मान लीजिए इतनी है हमारी आर्क की फॉर्म में, ये सेंटर है, तो इस सर्कुलर आर्क की वजह से जो इस पे थीटा एंगल बन रहा है, तो उस केस में हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था भाई, μ0/2I/R एंड θ/360 ये फॉर्मूला हुआ करता था। तो ये भी हम बता चुके हैं। और फिर इसके ऊपर हमने कल 2 क्वेश्चंस भी कर लिए थे। अब इसके आगे से आज हम 3rd क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चंस बहुत करेंगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपके टेस्ट में आ जाए, एग्जाम में आ जाए और आपको आता नहीं हो। सारे क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे। तो देखिए 3rd क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से सुनेंगे। ये फॉर्मूले हम आपको बता चुके हैं, इसको मैं रख देता हूँ, कैसे आए थे ये भी सब समझा दिया है। ओके, कह रहे हैं फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बताइए। फिगर क्या है, पहले फिगर ही समझ लेते हैं। तो फिगर जो है वो कुछ ऐसी है कि समझने लायक है, और जो कि मेरी ड्राइंग बहुत ही अच्छी है, तो बाद में मैं उसको नहीं बना पाऊंगा। देखो भाई, नो वन इज परफेक्ट। दुनिया के अंदर कोई भी परफेक्ट नहीं होता। एवरीबडी इज परफेक्टली इनपरफेक्ट, है ना, लाइन है ना भाई, कि हर कोई हर चीज में तो अच्छा नहीं हो सकता। तो ये है हमारा एक सर्कुलर आर्क, इतना था। और फिर यहाँ से एक हमारा एक कंडक्टर और आगे बढ़ा ऊपर तक, यहाँ से ये हमारा और आगे बढ़ा इधर तक, और एक यहाँ पे ये कर्व लग गया। तो ये इस टाइप की फिगर हमें दे दी है। ये डॉटेड लाइन है, ये मैंने आपको सिर्फ रेडियस बताने के लिए बनाई है, तब इसको भी कंडक्टर समझ लो। ये ए हो गया, और ये जो आगे बढ़ा दिया है ये हमारा बी डिस्टेंस तक बढ़ा दिया है इसमें, तो ये बी हो गई लाइन। ठीक है, तो इन सारे कंडक्टर्स की वजह से हमें क्या करना है, हमें इस ओ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो हमने आपको कल क्या तरीका बताया था कि जितने जितने आप अलग अलग पार्ट्स कर सकते हो, आप वैसे वैसे एक अलग अलग पार्ट कर लो। अच्छा भाई, इसके अंदर जो हमारी करंट है वो इस डायरेक्शन में हो रही है, घूम रही है। करंट ऐसे गई, ऊपर गई, फिर इधर ऐसे आई, फिर ऐसे घूमी, और फिर यहाँ पे फिर ऐसे आ गई। तो इस वाले पार्ट को, जो कि 3/4 सर्किल है, इस कंडक्टर को मैंने कंडक्टर 1 मान लिया। ये वाला जो है इसको मैंने कंडक्टर 2 मान लिया। ये वाला जो है इसको मैंने कंडक्टर 3 मान लिया, और यहाँ से यहाँ तक का जो है इसको मैंने कंडक्टर 4 मान लिया। तो ओ पर हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इन चारों मैग्नेटिक फील्ड के सम के बराबर होगी। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, सॉल्यूशन मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। और देखो वेक्टर का साइन लगाना बहुत ही जरूरी है, वरना नंबर कटने लायक हो जाएगी, ये आपकी ये गलती। B1 + B2 + B3 एंड +B4, इन चारों कंडक्टर की वजह से तो आपकी टोटल मिला के मैग्नेटिक फील्ड आएगी ओ पर। अब जरा आगे देखते हैं, वही बात जो मैंने कल बताई थी कि ये वाला जो मेरा 2 वाला कंडक्टर है, सेकंड वाला, इसके अलोंग आ रहा है ये मेरा पॉइंट ओ, जिसमें मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ। और ऐसे ही ये जो मेरा 4 वाला कंडक्टर है, ये भी इसके अलोंग आ रहा है, सेम डायरेक्शन में आ रहा है ओ पॉइंट। तो इस 2 वाले और 4 वाले की वजह से मेरे ओ पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जल्दी से बताएं।
अरे कल परसों तो पढ़ाई है ये बात, भूल गए? अरे जब हमारा ये कंडक्टर होता था, यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे तो वो आती थी μ0/2, नहीं μ0/4 I/r sin φ1 प्लस sin φ2। लेकिन जब यही पॉइंट हमारा इस कंडक्टर पे हम लेते थे तो तब तो ये 0 आती थी, क्योंकि कंडक्टर की वजह से अपने खुद के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, कराया था ये। तो इस 2 की वजह से ऊपर हमारी मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? बताइए। आई एम नॉट ऑडिबल। अच्छा, मेरी वॉइस में ही दिक्कत है, तभी तो बताऊँ ये चल क्या रहा। स्पीड तो ठीक ठाक आ रही है। मेरी वॉइस हल्की आ रही है? अलंकृत आपको कैसी आ रही है? चलिए, क्लियर है ना? लवी आपको भी क्लियर है? ठीक है, ठीक है। हाँ, तो देखो मैं इतनी सी बात कर रहा था कि भाई हमारा जो कंडक्टर होता है, अगर उसी कंडक्टर की डायरेक्शन के अलॉन्ग ही अगर मेरा कोई पॉइंट है और जो मैं उस कंडक्टर की वजह से उस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ तो वो 0 होती है। तो सेकेंड वाले कंडक्टर और फोर्थ वाला कंडक्टर, क्योंकि ये भी उसके अलॉन्ग है, तो इन दोनों की वजह से जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड होगी ऊपर, वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो B2 और B4 क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। अब जो भी हमारी टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आएगी ऊपर, वो कितनी आएगी? B1 प्लस B3 के सम के बराबर आएगी। इसका मतलब क्या हुआ? B2 और B4 की हो गई कच्ची टिकिया, जो मैंने कल बताई थी कच्ची टिकिया क्या होती है, सही है? तो इसकी कच्ची टिकिया हो गई। अब B1 और B3 की वैल्यूज कैसे निकालोगे? निकाले लेंगे भाई। ये एक हमारा पूरा सर्किल नहीं है, पूरे सर्किल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है μ0/2 I/r, लेकिन ये पूरा सर्किल नहीं है। ये तो कितना एंगल बना रहा है? ये 270 डिग्री का एंगल हो गया ये। 90 और 90 मिला के 270 का तो हो गया, पूरा 360 का होता है। तो B1 की जो वैल्यू आ रही है हमारी यहाँ से, वो आ रही है μ0/2 I/r θ/360 होता है। अभी तो यहाँ पे लिखवाया था, थीटा की जगह पे 270 और अपॉन 360। ये 0 से 0 गया, 3 9 27, 3 12 36, 3 3 9, 3 4 12। तो यहाँ से आ रही है हमारी ये इसकी वैल्यू μ0/3/8 है ना, μ0 वो हो जाएगा μ0 I/r, ये आ रही है अभी। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो वही हम अपना राइट हैंड वाला कर्लिंग वाला जो रूल है भाई, ये ऐसे घूम रहा है तो उंगलियों को ऐसे ही घुमाइए। ये ऐसे घूम रहा है ना, उंगलियों को हम ऐसे घुमाते हैं। तो ये जो थंब आ रहा है ये किधर आ रहा है? इनवर्ड आ रहा है बोर्ड के अंदर, तो इसकी डायरेक्शन हो गई इनवर्ड। अब ऐसे ही मैं निकालने वाला हूँ B2 की बात। अच्छा एक सेकेंड रुको, इसकी जो रेडियस है हमने R नहीं A मानी है, तो यहाँ पे R की जगह पे मुझे A लिखना चाहिए अभी। कभी आपको आ रहे क्या कर दिया? अब मैं इस वाले कंडक्टर की बात करता हूँ, थर्ड वाले की। अब देखो थर्ड वाला जो है मेरे सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का। तो फॉर्मूला से भी वो लगना है μ0/2 I/r। अब इसकी रेडियस कितनी हो गई? यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस,
तो यहाँ से यहाँ तक ए और यहाँ से यहाँ तक बी, तो कितने हो गए रेडियस? ए प्लस बी। जी बिल्कुल सही बात लगी हुआ। तो म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए प्लस बी हो गई। अब एंगल कितना बनना हमारा 90, तो 90 अपॉन 360 आ जाएगा, और 90 मतलब 90, 94 और 360। तो यहाँ से जो निकल कर आई हमारी बात, तो यही म्यू नॉट अपॉन 8 आई अपॉन ए प्लस बी। तो ये हमारी निकल कर आ रही है। अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी? तो ये भी देखो ऐसे घूम रहा है, ऐसे ना, मतलब ऐसे। तो ऐसे मैंने घुमाया तो मेरा जो अंगूठा है थंब ये गया अंदर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड हो गई। तो दोनों ही इनवर्ड हो गई। देखो जब अपोजिट डायरेक्शन हो तो माइनस का आना, सेम हो तो प्लस का आना। तो जब दोनों ही सेम डायरेक्शन में है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो निकल कर आ रही है वो आ रही है भाई म्यू नॉट 3 अपॉन 8 म्यू नॉट आई अपॉन ए प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 8 ए प्लस बी, ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पर। बाकी कुछ नहीं, बस वैल्यूज पुट करेंगे। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। करंट जो भी होगा दे रखा होगा, ए और बी की वैल्यू जो भी होगी दे रखी होगी, सॉल्व करोगे आप तो आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, इनवर्ट को हम क्रॉस से भी बताते हैं। तो यहाँ पर आप जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आई है तो इनवर्ट यहाँ पे भी लिखना जरूरी है, या फिर आप खाली क्रॉस भी लगा सकते हो। क्रॉस का मतलब भी इनवर्ट ही होता है। अब मुझे जरा ये बताइए कि सबको क्लियर है? जो जिसको क्लियर है वो बताएं, और जिसको नहीं है वो पूछें। देन वी विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लघुबा एंड अलंकृता गॉट इट। दलवीर आप भी सुन पा रहे हो? दलवीर अगर समझ में आया तो आप हैंड रेज कर सकते हो। दलवीर का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा है। चलिए फिर आगे चलते हैं, क्या कर सकते हैं। लंकेत अभी मेरी वॉइस कम आ रही है क्या? तो आप ईयरफोन यूज कर लो ना बेटा दलवीर। ऐसे तो क्लियर आती है तो वॉइस। चलो फिर आप अब ये वाला क्वेश्चन रिकॉर्डिंग से देख लेना, अपना ईयरफोन वगैरह यूज करो, उससे आपको अगर हल्की आ रही तो क्लियर हो जाएगी। ईयरफोन तो यूज करना ही चाहिए बिल्कुल। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन सब इजी है, सब सेम इसी कॉन्सेप्ट पे होंगे जैसे मैंने ये करा है। अच्छा, ईयरफोन के बाद भी हल्की आ रही है। लगे तो आपको भी हल्की आ रही है, सही है? तो थोड़ा आपके साइड हो सकता है कुछ नेटवर्क वगैरह में भी इश्यू। चलिए ध्यान से सुनिए, आ जाएगा, मैं आराम आराम से बताता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है कि भाई ये आपको एक्सेस दे दिए हैं, ये एक्स एक्सेस, दिस इज द वाई एक्सेस एंड दिस इज जेड एक्सेस। ठीक है, और भाई अगर मैं एक्स एक्सेस को इधर बना लूँ, ये ओरिजिन हो गया। अगर मैं इधर साइड का बना लूँ तो इधर वाला क्या होता है? नेगेटिव एक्स एक्सेस हो जाएगा। फिर ये इसको नेगेटिव एक्स एक्सेस कहेंगे हम। तो आपका जो कंडक्टर है वो उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी,
मतलब जेड एक्सिस के अलोंग, और यहाँ से नेगेटिव एक्सिस पे ओरिजिन से ए डिस्टेंस दूर है। ठीक है, फिर बता रहा हूँ कि ये एक्स एक्सिस, जो तीन एक्सिस होते हैं हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ये एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस, जो कि बाहर होगा। ये जेड एक्सिस बाहर होगा, बोर्ड के बाहर निकलता हुआ, लेकिन उसको मैं आपको कैसे बताऊंगा, इसलिए मैंने इसको आड़ा बना दिया। तो हमारे जो कंडक्टर है, मीन्स जो वायर है, ऐसे ही जा रहा है। ठीक है, ऐसे जा रहा है, जो कि मैंने आपको ऐसे दिखा रखा है, जो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से ए डिस्टेंस दूर है। तो पूछने क्या चाह रहे हैं कि इसकी वजह से ओ पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो देखो ये सेम वही केस है, कौन सा वाला, जब हमने आपको करा रहे थे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसको हमने sin φ1 प्लस sin φ2 वाला डेरिवेशन कराया था पूरे एक दिन, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कराए थे। तो उसमें हमने बताया था कि अगर करंट के एक एंड पे आपका पॉइंट हो जिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो यहाँ पे भी देखो क्या है, ये हमारा जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके एक एंड पॉइंट पे तो है जिस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। और क्या कहा था कि भाई दूसरा वाला कहाँ जा रहा हो, इन्फिनिटी तक जा रहा हो। तो ये दूसरा वाला हमारा इन्फिनिटी से आ रहा है, नहीं इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो उस केस में जो हमारा फॉर्मूला होता था क्या हो जाया करता था वो, देखिए जो हमारा फॉर्मूला कराया था हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, वो था μ0/4π I/r sin φ1 प्लस sin φ2, ये तो कराया गया था। अब क्योंकि भाई φ1 क्या होता था, ऊपर वाले एंड की वजह से इस पॉइंट पे एंगल, और φ2 होता था नीचे वाले एंड की वजह से इस पॉइंट पे एंगल। तो ये तो φ2 दिख ही रहा हमारा, और φ1 तो दिख भी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि भाई वो तो एंगल यहीं पे ऐसे बन रहा है, तो वो तो जीरो हो गया। तो φ1 की वैल्यू जीरो होती है। देखो जिसने पढ़ा होगा ना ये, क्योंकि 2 दिन पहले पढ़ा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, और जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको लग रहा होगा कि भाई अरे ये हो क्या रहा है, थोड़ा समझने में तकलीफ होगी। भाई जब आपके एक एंड पॉइंट पे रखा हुआ है तो उसके ऊपर वाले हिस्सा तो कोई है नहीं, तो मीन्स उसकी वजह से कोई एंगल बन नहीं रहा, तो वो जीरो हो गया था। और जो नीचे वाला है वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये एंगल इन्फिनिटी पे जाके कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो φ2 की वैल्यू 90 डिग्री होती है। मैं डायरेक्ट करा था लेकिन फिर भी याद दिला रहा हूँ, कभी आप भूल गए। तो अब हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगेगा वो यहाँ पर ये लगेगा μ0/4π I/r sin 0 हो जाएगा, φ1 की जगह पे 0 रख दिया, तो sin 0 क्या होता है 0, और sin 90 क्या होता है 1, तो 1 ही आएगा, तो लिख ही नहीं रहे, खत्म कहानी। 0 + 1 1 मल्टीप्लाई होकर ये आ गया। लेकिन यहाँ पे जो r है, आप r नहीं रखोगे, ओरिजिन से जिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उससे a डिस्टेंस दूर है ना, तो यहाँ का आप a रखेंगे। तो μ0/4π I/a, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड आ गई। सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता आंसर आए। लेकिन आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन। मैंने बता दिया है कि नंबर कट जाएंगे बेवजह, कम से कम एक तो कटना है अगर डायरेक्शन नहीं लिखोगे। यहाँ पे डायरेक्शन कैसे लिखेंगे भाई, देखो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन ओ इधर है, करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन हमने ये ली, पॉइंट ये है, तो ये ऐसे जब दबाओगे द डायरेक्शन ऑफ पुश बाय पाम, तो ये अंदर जा रहा है, मीन्स बोर्ड के अंदर नहीं, ये तो गलती हो जाएगी, बोर्ड के अंदर जाएगा तो ये तो फिर क्या हो गया, नेगेटिव जेड एक्सिस हो गया, तो आंसर गलत आएगा। इसको जरा आप ऐसे समझिए 3D फिगर में, ध्यान से सुनिएगा। देखो भाई ब्लू वाला जो आपको मार्कर दिख रहा है, बल्कि ऐसा समझो रेड वाला समझो, रेड वाला आपको और क्लियर दिखेगा। एक और ब्लैक है मेरे पास जी, ये देखिए, ये क्या है, 3 हमारे एक्सेस हैं। ये जो दोनों ब्लैक वाले आपको दिख रहे हैं, एक ये ब्लैक और एक ये ब्लैक, तो ये होगी एक्स वाई प्लेन, जो कि ये एक्स और वाई प्लेन आपको दिख रही है, तो ये हो गई। जेड एक्सेस ये है, ये तो हमारी जो डायरेक्शन आ रही है, मान लीजिए ये जो एक्स है वो नेगेटिव वाला एक्स है, मीन्स इधर वाला है, तो ये जो हमारी करंट आ रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर, ये जेड एक्सिस का रॉन्ग आ रहा है, मीन्स करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे आ रहा है, ऐसे समझो कि ये जो पेन है, ये पेन जो है ये कंडक्टर है, तो ये ऐसे आ रही है, इसकी डायरेक्शन समझ पा रहे हो, इसकी डायरेक्शन तो कैसे देखो, ऐसे आ रहा है ये, और करंट मेरी तरफ आ रहा है, मेरी तरफ, ठीक है।
तो ज़रा आप मेरी तरफ अपना थंब रखो और जहाँ पे ये तीनों मेरे मार्कर मिल रहे हैं वहाँ अपनी उंगलियों करो। तो डायरेक्शन कहाँ आ रही है? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ आ रही है। तो मीन्स ऊपर जब मेरा y एक्सिस है तो नीचे क्या हो गया? नेगेटिव y एक्सिस। मतलब ऊपर मेरा y एक्सिस के लिए मैं यूनिट वेक्टर लेता हूँ j कैप, तो नीचे क्या हो गया? माइनस का j कैप। तो मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है? माइनस का j कैप आ रही है भाई। समझ में आ गई होगी बात भाई। इसको ऐसा पकड़ा ना, ये क्योंकि ऐसे जा रहा ना, z एक्सिस ऐसा है हवा में और कंडक्टर भी ऐसे जा रहा है, तो डायरेक्शन ये होगी, तो ऐसे लगेगा ना, ऐसे। तो ऊपर y है तो नीचे क्या हो गया? माइनस का y। तो ऊपर j कैप है तो नीचे क्या होगा? माइनस का j कैप। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है माइनस का j कैप कह सकते हो, ये फिर डाउनवर्ड कह सकते हैं। बताइए भाई, आप सबको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? जल्दी से हैंड रेज करिए अगर क्लियर है तो। ठीक है, लगी बात दलवीर आपको? वेरी गुड, पहली बार में समझ में आ गया, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इज सेइंग यू दैट कि एक हमारा कंडक्टर पहले सीधा सीधा ऐसे आया, फिर ये ऐसे गोल घूम गया और फिर ये ऐसे चला गया। ठीक है, ये शायद आपको रिफ्लेक्शन की वजह से हो सकता है नहीं दिख पा रहा हूँ, बिकॉज दिस बोर्ड इज अ पॉलिश्ड सरफेस और पॉलिश्ड सरफेस रिफ्लेक्शन दिखाती है ना। चलो, तो ये भी हमारी करंट की डायरेक्शन आई ऐसे आया पहले, फिर ये इसमें चढ़ गया, तो ऐसे घूमा 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 घूमा, तो घूमर है करके ये कहाँ आ गया? इधर आ गया। यहाँ पर ये इसका सेंटर है O, रेडियस जो है इसकी ये R है। तो क्या पूछना चाह रहे होंगे? एक ही चीज पूछना चाह रहे हैं इतनी देर से कि भाई ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बताइए इस पूरी फिगर की वजह से। तो फिर वही बात है, पूरी फिगर की वजह से हम नहीं निकालते, हम अलग अलग पार्ट की वजह से निकालेंगे। तो तीन पार्ट दिख रहे हैं हमें यहाँ पे साफ साफ। एक ये कंडक्टर हो गया, इसको 1 कह दीजिए। एक ये पूरा सर्कुलर कंडक्टर हो गया, इसको 2 कह दीजिए। ये तीसरा वाला हो गया, इसको 3rd कह दीजिए। तो हमारी जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ रही है O पॉइंट पर, इट इज BO इक्वल्स टू B1 प्लस B2 प्लस B3। और कुछ भूल गए हम, ये लगाना बहुत ही जरूरी है। अब क्या बात है देखो, पहले मैं 1 वाले की वजह से निकालता हूँ। तो 1 वाले जो कंडक्टर है, तो 1 वाले कंडक्टर की वजह से इसके O के ऊपर जो मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो केस वही हो गया जो बिल्कुल अभी कराया था कि एक एंड पे पॉइंट है। ठीक है, कंडक्टर के एक एंड पे पॉइंट है और दूसरा एंड कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो फॉर्मूला अभी क्या निकल कर आया था? डायरेक्ट लगा दूं अगर आपकी ज्यादा हो तो μ0/4 पाई I/r आया था। ठीक है, तो B1 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है μ0/4 पाई I/r। अब डायरेक्शन, करंट जा रहा है ऐसे, तो थंब भी हमारे ऐसे जाना चाहिए। निकालने किस पॉइंट पे? ऊपर, तो उंगली हमारी इधर, तो डायरेक्शन ऑफ पुश बाय पाम, तो ऐसे आगे होगा। ठीक है, अपने हमेशा ये पाम की तरफ आपको पुश करना, कभी पीछे को पुश करना लगो, आगे को पुश कर दे। तो इसकी जो डायरेक्शन हुई वो आउटवर्ड आ रही है, आउटवर्ड। ऐसे ही मैं B2 की बात करूंगा तो वो बाद में कर लेते हैं, पहले B3 की और कर लें। B3 का भी यही हिसाब है भाई कि भाई इसके एक एंड पे हमारा पॉइंट है जिसको मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो और दूसरा इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये फॉर्मूला लगेगा।
कैसे आया मैंने अभी पीछे दिखा दिया था आपको, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर हो जाएगा। अब इसकी डायरेक्शन देखो, तो ये भी ऐसे है, इस पे लग रही है तो ये भी बाहर की तरफ आ रही है, तो ये भी आउटवर्ड ही हो गया, दोनों सेम ही हो गए मतलब। अब ये हमारा सर्कुलर है, तो सर्कुलर कॉइल की वजह से फॉर्मूला हमें मालूम ही है, तो B2 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर, ये सर्कुलर कॉइल की वजह से हमारा है। अब इसकी डायरेक्शन अगर मैं देखूं, समझिए ध्यान से, इसकी डायरेक्शन अगर मैं देखूंगा तो ये ऐसे घूम रहा है, तो उंगलियां मैंने ऐसे लेनी है, फिंगर मुझे ऐसे लेनी है, और डायरेक्शन अंदर जा रही है मेरी मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये हो गया भाई इनवर्ड। ओके, तो अब हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आएगी वो जाहिर सी बात है, जब डायरेक्शन अपोजिट है, 1 और 3 की वजह से बाहर आ रही है और 2 की वजह से अंदर जा रही है, तो क्या होगा, माइनस करके आने, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। लेकिन अब सवाल फिर ये उठता है कि किस में से किसको माइनस करेंगे। तो हमेशा याद रखना कि सर्कुलर कॉइल का मैग्नीट्यूड स्ट्रेट करंट कैरिंग कॉइल के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगा, मीन्स B2 का मैग्नीट्यूड 1 और 3 की सम से भी ज़्यादा ही होगा, क्योंकि करंट कैरिंग कॉइल जो है इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहता है हमेशा। तो हमारी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आएगी BO, वो ये आएगी भाई कितनी, B2 माइनस B1 प्लस B2, नहीं B3 सॉरी, बीच वाली कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो कि अंदर है, और इन दोनों की वजह से जो बाहर है, तो अंदर वाली में से बाहर वाली को आपने माइनस कर दिया। तो बस कुछ नहीं, B2 की वैल्यू पुट करो, 1 और 3 इन सब की वैल्यू पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर रखते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2R माइनस B1 की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, दोनों को आप ऐड कर दोगे तो वो हो जाएगा 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, है ना, 2 म्यू नॉट, एक ही दोनों को आप ऐड करोगे तो 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और 2 ऊपर होगा नीचे 4 होगा तो कट जाएगा, तो ये आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर बन जाएगा। अभी एक स्टेप मैं यहाँ पर खा चुका हूँ, ये 2 अपॉन 4 पाई आर, तो 2 टू द 4 कट गया ना, यहाँ पर 2 पाई आर नीचे आ जाएगा। अब जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2R कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ बचा 1, यहाँ पर बचा 1 बाय पाई। तो नेट डायरेक्शन हमारी, क्योंकि जब B2 वाली बड़ी है तो नेट डायरेक्शन हमारी अंदर गई, तो इसकी जो नेट डायरेक्शन आएगी वो इनवर्ड आएगी भाई। शाबाश। अब बाकी बताइए भाई, सबको क्लियर है क्वेश्चन, फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, एंड बाकी आप दोनों को अलंकृता एंड जलवीर, इज इट क्लियर? अलंकृता एंड जलवीर, मुझे सुन पा रहे हैं अगर आप तो रिप्लाई करें, तो क्वेश्चन क्लियर है, आगे बढ़े हम।
हाँ जी क्लियर है, आगे बढ़े। कुछ रिप्लाई तो करो भाई, नेटवर्क इशू हो रहा है क्या कुछ? चलो भी आगे आते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है, बिल्कुल सेम इसी क्वेश्चन की तरह है। उसमें क्या कह रहे हैं, उसमें बस फिगर चेंज कर दी गई है। देखो उसमें जो करंट आपका आया ऐसे आके वो ऐसे नहीं गया, वो करंट आपका ऐसे आया कंडक्टर और वो ऐसे घूमा है, मीन्स लाइक दिस, ऐसे हुआ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आया तो करंट आपका ये सीधा सीधा ऊपर चढ़ा होगा, तो डायरेक्शन उसकी ऐसी हो जाएगी। फिर ऐसे चल के वो इधर आ गया होगा, ठीक है। तो सेम जैसे पीछे क्वेश्चन कराया था सेम वही होगा। ये हमारा कंडक्टर 1 मानता हूँ मैं, इसे 2 मानता हूँ, इसे 3 मानता हूँ। बस इस बार क्या होगा, सबकी डायरेक्शन सेम आएगी भाई। ये 1 वाले की वजह से भी डायरेक्शन बाहर, 3 वाले की वजह से भी डायरेक्शन बाहर, और देखो ये ऐसे घूम रहा है इस बार, तो ऐसे घूम रहा है तो इसकी वजह से भी डायरेक्शन बाहर। तो कुछ नहीं, बस जहाँ पीछे हमारा जो आंसर आया था सेम वही आना है। इस बार B1 और B2 और B3 तीनों ही ऐड हो जाएंगे, तो बस कुछ नहीं होना। बस वहाँ पे 1 + 1/π 1 - 1/π आया था ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, μ0 अपॉन, मैं करा नहीं था भाई, सेम ऐसे ही होना है, बस डायरेक्शन नहीं तो चेंज हो गई। तो वहाँ पे B2 में से आप B1 और B3 माइनस कर रहे थे, नहीं जब सबके डायरेक्शन सेम है आउटवर्ड तो सबको आप ऐड कर दोगे। यहाँ से हमारा μ0 I/2R जो आएगा वो 1 + 1/π आ जाएगा, उसकी डायरेक्शन इस बार आउटवर्ड होगी। इसी का में भी ध्यान देना जरूरी है, कभी बीच में वहाँ पे गैप था तो वो ऐसे चल के ऐसे घूम रहा था, इस बार ये ऐसे करके ऐसे घूम रहा है। बताइए भाई, ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? लबीबा ये बताऊं पूरा करके? ठीक है, और आप दोनों को भी अगर भी आप सुन पा रहे हैं तो रिप्लाई जरूर करें। चलिए, इस लिंक का टाइम ओवर होने वाला है, तो आप इस लिंक को दोबारा से ज्वाइन करिए, इसको ओवर करता हूँ तो। ओके
काम आ गया अभी, लंग क्लियर से लगे अभी। दलवीर क्वेश्चन क्लियर है, कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? आवाज नहीं आ पा रही, आप मुझे चाहो तो मैसेज कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कर रहा है? फाइंड आउट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। देखो क्या फिगर है, देख ये हमारा सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है और एक और है इस टाइप से, दोनों के सेंटर सेम ही कॉन्सेंट्रिक है और इसकी जो रेडियस है भाई वो R1 है और दूसरे वाला बाहर वाला जो है इसकी रेडियस R2 है। वेक्टर क्यों लगा रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर जो करंट हमारा रिफ्लेक्ट हो रहा है वो I ऐसे हो रहा है और बाहर वाले में भी I ही करंट हमारा है, ठीक है, बहुत सिंपल। तो क्या कह रहे हैं भाई, O को ऊपर ये जो हमारा पॉइंट है O, इस पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए, ये वाली कॉइल और ये वाली कॉइल की वजह से। तो मैं इसको 1 मान लेता हूँ, बाहर वाले को 2 मान लेता हूँ। जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो BO जो होगी वो B1 प्लस B2 के वेक्टर सम के बराबर होगी। तो BO यहाँ से क्या आ रहा है, B1 की वैल्यू, भाई सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल का फॉर्मूला क्या होता है, μ0/2 I/R, μ0/2 I/R1। अब देखो इसको मैं ऐसे घुमाता हूँ तो डायरेक्शन थंब की अंदर जा रही है और बाहर वाली की भी अंदर ही जा रही है, तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में है तो प्लस ही होना। ऐसे मैं B2 की बात करूँ तो वो हो जाएगा μ0/2 I/R2। अब यहाँ से क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट O μ0 I/2 कॉमन आ रहा है तो 1/R1 प्लस 1/R2 और दोनों ही अंदर गए हैं तो इसकी डायरेक्शन हो गई इनवर्ड। बस इतने सिंपल क्वेश्चन है। देखो बताइए, क्लियर है, कुछ पूछना है इसमें? ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ही है, बस क्या करा गया कि जो अंदर वाला जो हमारा करंट कैरिंग कॉइल है उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दी। लो भाई, तो क्या उखाड़ लिया हमारा, कर लेंगे हम अब भी। देखो तो इस बार क्या होगा, जो हमारी अंदर वाली जो करंट कैरिंग कॉइल है तो उसकी डायरेक्शन जब आप ऐसे घुमाना पड़ता है तो बाहर आ रही है और बड़ी वाली की अंदर आ रही है, ठीक है भाई। इतना हमें मालूम हो गया कि डायरेक्शन तो अपोजिट है, फर्स्ट वाले कंडक्टर की वजह से बाहर, सेकेंड वाले कंडक्टर की वजह से अंदर। तो अब जरा आप ये देखो, बड़े में से छोटा माइनस करना होता है, तो ये बताइए कि भाई ये जो हमारा छोटा वाला कंडक्टर है जिसकी रेडियस R1 है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी या फिर बड़े वाले की मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी? छोटे वाले की ज्यादा होगी, है ना। आपके पास ब्रेक होगा आती है लगी थोड़ी, छोटे वाले की फिलहाल ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि हमने यहाँ से देख लिया ना मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, B = μ0/2 I/R होता है। तो रेडियस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड से। हाँ बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल शाबाश, सही कह रहे हो। तो जब जिसकी रेडियस कम तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो B1 की मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी और B2 की कम होगी, तो B1 में से B2 माइनस करोगे, यहाँ पे B1 - B2 आ जाएगा, यहाँ पे बस खाली माइनस का साइन आ जाएगा, तो बस ये आंसर आ गया। अब लेकिन इस बार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, जो जिसकी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड वो उसकी डायरेक्शन, तो ये बाहर बैठे रहेगी, तो मीन्स इधर अब इस बार आएगा आउट वर्ड। ओके, क्लियर है।
दोनों को। ओके चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी बात पे। देखिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बस समझने का है। समझने का क्या है, बस एक सर्कुलर रिंग जो है, सर्कुलर कॉइल एक ऐसे है और एक ऐसे है, समझे? तो एक ऐसे हो गई उसका फेस और एक ऐसे नीचे लेटी हुई, एक खड़ी है सर्कुलर कॉइल और एक लेटी है। तो इसको मैं आपको ऐसा बना कर दिखा रहा हूँ। ये एक सर्कुलर कॉइल ये ऐसे खड़ी है, तो ये सर्कुलर शेप की होगी, लेकिन ये ऐसे है, ऐसे खड़ी, और एक लेटी हुई है, तो आपको ऐसे जो दिखेगी। ठीक है, तो ये दो सर्कुलर कॉइल हो गए। अब ये जो हमारी जो खड़ी वाली जो सर्कुलर कॉइल है, इसमें करंट ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है और आगे से नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, ऐसे तो इसके अंदर जो करंट है वो I1 है, जो सीधी वाली जो हमारी सर्कुलर कॉइल है, और जो लेटी हुई है उसके अंदर जो करंट है वो किधर देगी हुई मैंने। अच्छा अभी आपके नोट्स में एरो बना हुआ नहीं है, मैं देख लेता हूँ किधर बैठ रही है। इसकी करंट की डायरेक्शन ऐसे रही है, ऐसे जा रही है I2 करंट, और फिर ऐसे घूम के पीछे को आ रही है, तो ये हो गई, ये I2 हो गया। ठीक है भाई, और इन दोनों का भाई सेंटर सेम ही है, खड़ी वाली का भी सेंटर और जो लेटी हुई इसका भी सेंटर, दोनों का सेम ही है, लेकिन रेडियस अलग अलग है। जो हमारी खड़ी वाली जो कॉइल है उसकी रेडियस है R1, और जो कॉइल लेटी हुई है इसकी रेडियस है R2। ये पॉइंट हो गया O। तो इस पे कहना है कि मैग्नेटिक फील्ड बताइए। तो दिखने में लग रहा है अरे ये शायद टफ क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ईजी है। टफ इसलिए थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि अब तक सिर्फ हम अकेले कॉइल की बात कर रहे थे, नहीं, लेकिन हमें ज़्यादा भी कॉइल की बात करनी है। उससे पहले अभी हमने ऊपर करी नहीं करी दो कॉइल की सेंटर सेम की, बस इस बार क्या है कि एक ऐसी सीधी खड़ी है आपकी और एक ऐसी लेटी हुई है। तो देखो कैसे निकालेंगे हम। पहले डायरेक्शन पकड़ो, वैल्यू तो पुट करनी आती है हमें फॉर्मूला लगा के। भाई इसको कॉइल 1 मान लीजिए, जो लेटी हुई है इसको कॉइल 2 मान लीजिए। अब ये जो 1 वाली है तो इसमें देखो करंट पीछे से आ रही है और आगे की तरफ आ रही है, पीछे से आ रही है आगे की तरफ, ऐसे। तो मेरा जो उंगली है वो ऐसे घूम रही है, तो थंब कहाँ जा रहा है, ऐसे। तो मेरी जो सीधी वाली कॉइल 1 जो है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मेरे राइट साइड में होगी। तो B1 की मैग्नीट्यूड, जैसे मेरे वेक्टर जो आएगा वो B1 वेक्टर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब ऐसे में अगर ये जो लेटी इसकी मैं बात करूं तो देखो पीछे से करंट ऐसे आ रही है, आगे आ रही है, ऐसे घूम रहा है, मीन्स ऐसे घुमाना है मुझे हाथ। जब वो ऐसे घूम रहा है तो उंगली देखो मेरे पीछे गई और आगे को आगे आ रही है, ये तो हाथ ऐसा आ रहा है, तो मेरा थंब कहाँ जा रहा है, नीचे। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन हो गई B2 की वो नीचे हो गई, B2 वेक्टर। अब मुझे निकालनी O को ऊपर है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये पॉइंट O हो गया। तो O पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो B1 और B2 का रिजल्टेंट आएगी, जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे भाई, B1 और B2 का जो रिजल्टेंट है मैं मान लेता हूँ वो B है, तो वो बीच में तो आएगा इनके। ठीक है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, R को अगर हम रिजल्टेंट मानते हैं तो R क्या होता था, अंडर रूट पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहले वाला इंटू दूसरा वाला इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता था अगर आपके दो वेक्टर हैं तो ये आता था फॉर्मूला अंडर रूट A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस थीटा। ये तो पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पे A की जगह पे हमारा B1 है, B की जगह पे B2 है, R की जगह पे B है। यहाँ से जो हमारा रिजल्टेंट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है अंडर रूट B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस 2B1 B2 कॉस थीटा। अब B1 और B2 के बीच का एंगल है कितना, 90 डिग्री।
अब जब 90 डिग्री है तो cos 90 0 होता है, जब cos 90 0 होता है तो ये टर्म 0 हो गई। अब 0 की मल्टीप्लाई पूरे से कराओगे तो ये पूरी टर्म ही 0 बन जाएगी, मीन्स गायब हो जाएगी। तो यहाँ से b की वैल्यू आ रही है √b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। अच्छा भाई, तो क्या, तो b1 की वैल्यू पुट कर दीजिए। b1 की वैल्यू क्या होगी, μ0/2 I/R1, μ0/2, और करंट भी इसकी I1 है तो I1/R1। ऐसे ही दूसरा वाला μ0/2 I2/R2, और इनका स्क्वायर है तो स्क्वायर तो लगाना पड़ेगा जनाब, लगा दिए। ठीक है, यहाँ से हमारी रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकल कर आ जाएगा दोनों मैग्नेटिक फील्ड का। अब तो कुछ नहीं भाई, μ0 की वैल्यू कितनी होती है 4×10⁻⁷। I1 I2 गिवन होगा, R1 R2 गिवन होगा। अब तो बस कैलकुलेशन करनी है, इतना तो खुद भी करोगे, तो सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमारी मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ जाएगी। अच्छा भाई, और अगर आपसे ये भी कहने लगे कि भाई जो हमारी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आ रही है, जो कि हमें खुद ही बताना चाहिए कि उसकी डायरेक्शन किधर होगी, भाई इसकी वजह से सीधी वाले की वजह से इधर जा रही है, आड़ी वाली की वजह से नीचे जा रही है, तो उनकी रिजल्टेंट जो हमारे निकल कर आ रही है, हम सबकी डायरेक्शन लिखते हुए आ रहे हैं पीछे, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी तो वो निकालना है। तो फिर हम वही वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट लेंगे। भाई अगर मैं मान लेता हूँ कि वो B1 के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो यहाँ से हम tan अल्फा निकाल लें, तो tan अल्फा यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा फिर B2/B1। ठीक है, अरे भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना tan, तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाला ये किसके बराबर है B2 के, तो ऊपर आ जाएगा B2 अपॉन बेस B1 हो गया, तो ये B1 आया। तो यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो, तो आपका एंगल निकल कर आ जाएगा कि कितने एंगल पे हमारी B1 से कितने एंगल पे हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो पे रिजल्टेंट जो आ रही है वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। बताइए भाई, ये क्वेश्चन क्लियर है आप दोनों को, यानी डाउट? ठीक है, लबीबा कॉटेड, दलवीर आपको, वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। अब एक क्वेश्चन और करा दें क्या? चलो फिर छोड़ो, क्वेश्चन का भी बहुत है, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर। अच्छा नो, ठीक है, चलो फिर बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।